83 साल के एक बुजुर्ग उन 16 लोगों में शामिल हैं जिन पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना में शामिल होने का आरोप है। 8 अक्टूबर को रांची में स्टैन स्वामी गिरफ्तार किए गए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए सीधे मुंबई ले जाती है, कोर्ट में पेश कर देती है और चार्जशीट भी पेश कर देती है। उनसे पूछताछ के लिए कस्टडी भी नहीं मांगती है। स्टैन स्वामी कहते हैं कि वे कभी मुंबई नहीं गए। उन्होंने वीडियो के जरिए गिरफ्तारी से पहले अपना एक बयान जारी किया था। अभी एनआईए मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी मुझे बॉम्बे जाने के लिए भी अभी मजबूरी की जा रही है। अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है और एनआईए तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया। ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सब को मैं इनकार करके आया हूँ। भीमा कोरेगांव केस में सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे, वरवरा राव, हैनी बाबू सहित 16 लोग गिरफ्तार हैं। प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रशांत भूषण और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टैन की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है, निंदा की है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया है और बयान भी दिया है। गरीबों, वंचितों और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले 83 वर्षीय वृद्ध स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर केंद्र की भाजपा सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अपने विरोध की हर आवाज को दबाने की ये कैसी जिद है? आज स्टैन स्वामी आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों को और उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी है और इस तरीके से चीजों को सरकार के द्वारा संज्ञान लेना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, सभी चीजें में कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा जरूर रहता है। आने वाला समय में वो भी दिखेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्टैन स्वामी आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इन लोगों ने माओवादी रणनीति के सहारे शहरों में क्रांति करने की योजना बनाई थी। फादर स्टैन स्वामी का महाराष्ट्र के भाकपा माओवादियों से संपर्क था। माओवादी कैडरों के लिए फंड जुटाने का भी आरोप लगा है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि फादर स्टैन स्वामी के पास से कई माओवादी दस्तावेज व साहित्य मिले हैं। 83 साल के फादर स्टैन स्वामी पर यूएपीए लगा दिया गया है। आजकल ये काफी इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि जमानत ना मिले। 8 अक्टूबर को गिरफ्तारी के अगले दिन रांची में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। भीमा कोरेगांव मामले में रांची में उनके आवास पर महाराष्ट्र पुलिस ने जुलाई 2019 में और एनआईए ने 28 अगस्त 2018 को छापे मारे थे। फादर स्टैन स्वामी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके कंप्यूटर में फर्जी सबूत डाले हैं। ठीक इसी तरह के आरोप भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे ने भी लगाए थे। इसके अलावा झारखंड में एक आंदोलन हुआ था, पत्थलगड़ी आंदोलन। स्टैन ने इसके समर्थन में लेख लिखा था और बीजेपी की रघुवर सरकार ने इसे नक्सलवादी आंदोलन करार दिया था। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगा दी गई।
खबरें तो ऐसी भी आईं कि 10,000 आदिवासियों पर पत्थलगड़ी में शामिल होने के लिए राजद्रोह के मामले लगा दिए गए। स्टैन के खिलाफ भी राजद्रोह का आरोप लगा। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते ही सारे मामले वापस ले लिए। यहाँ हम लोग सब फादर स्टैन स्वामी के पुराने दोस्त है और पुराने साथी है। हम लोगों ने उनका काम बहुत नज़दीक से देखा कि कैसे हिम्मत करके सालों से झारखंड के आदिवासियों के अधिकार के लिए खड़े हुए, न्याय के लिए हमेशा खड़े हुए, हमेशा मेहनत करने को, ईमानदारी से काम करने को तैयार है। और आज न केवल उनका गिरफ्तार के खिलाफ खड़े हैं जो बिल्कुल आर्बिट्ररी है और रूथलेस है। आप सोच लीजिए 84 साल का व्यक्ति है जिनका स्वास्थ्य भी अच्छी नहीं है और बिना कोई सबूत उनको जेल में बंद कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूथलेसनेस समझना चाहिए। तो न केवल इस गिरफ्तार का विरोध कर रहे हैं लेकिन इस कानून भी जो यूएपीए है जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है इसका भी विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज के किसी भी विरोध को नक्सल ठहरा देना आसान हो गया है। उनकी आवाज के पीछे नक्सल होने की आशंकाएं पैदा कर दी जाती हैं और संगीन धाराएं लगा दी जाती हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन क्या था यह भी आपको जानना चाहिए। आदिवासी गांवों में बड़े बड़े शिलालेख गाड़ने की परंपरा रही है। इनमें गांवों के बारे में कई जानकारियां होती हैं। कई जगहों पर शहीदों के सम्मान में शिलालेख गाड़े जाते हैं। इन शिलालेखों में संवैधानिक अधिकारों की बात लिखी जाने लगी। संविधान की 5वीं अनुसूची का जिक्र था कि ये कानून क्यों नहीं लागू होते हैं आदिवासी इलाके में। उसकी जगह दूसरे सामान्य कानून क्यों लागू किए जा रहे हैं। आधार कार्ड आदिवासी विरोधी दस्तावेज जिनसे गांव की शांति और संसाधन को खतरा है, वैसे लोगों का गांव में आना वर्जित है। ये सब शिलालेख पर लिखा था। आदिवासी ग्राम सभाओं के जरिए गांव में स्वशासन मांग करने लगे। आप जिस पत्थलगड़ी की बात कर रहे हैं ये एक आंदोलन के स्वरूप में पूरे खूंटी इलाके में जो बिरसा विद्रोह का इलाका था वहां उभर कर आया और इसका स्वरूप बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक स्वरूप था। इसमें लोग अपने गांव-गांव में पत्थल गाड़ रहे थे सीमाना में, और सीमाना में पत्थल गाड़ने की परंपरा होती है कि इस गांव का मुखिया कौन है, पाहन कौन है, जो पारंपरिक व्यवस्था के रिस्पॉन्सिबल लोग कौन है, किसकी आबादी है। जैसे मुंडाओं में आप देखिएगा कि गोत्र आधारित, किली आधारित गांव होते हैं। गुड़िया पढ़ा का गांव है, भिंगरा पढ़ा, तो वो सीमाना में लिखा जाता है। तो पत्थल गाड़ने की ऐसे इनकी हजारों साल पुरानी व्यवस्था रही। अब ये लोकतांत्रिक आंदोलन के स्वरूप में आया तो इसका कारण ये था कि 1947 के बाद से 5वीं अनुसूची हो, 6ठी अनुसूची हो और भारत के संविधान में 20 से ज़्यादा अनुच्छेद जो आदिवासियों के उत्थान के लिए बने हैं, उनके कल्याण के लिए बने हैं, उसका ठीक तरीके से पालन ना होना, ये भावना और ये सेंस, ये स्पिरिट काम कर रहा था पूरे मूवमेंट में। पंजाब में भी ग्राम सभाओं में केंद्र के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। क्या वे भी नक्सल ठहरा दिए जाएंगे? झारखंड में चले इस आंदोलन को नक्सल बताकर निपटाने की कोशिश हुई, जबकि इसके जरिए उठने वाली मांगों पर किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। आप आदिवासी इलाकों में जाएं, नौजवान 5वीं अनुसूची को लेकर मांग करते दिखेंगे, उसके बारे में बात करते दिखेंगे। मुख्य धारा का मीडिया 5वीं अनुसूची की बात ही नहीं करेगा जो संविधान से दिया गया है, लेकिन 5वीं अनुसूची को लेकर कई आंदोलन आदिवासी इलाकों में नियमित रूप से होते रहते हैं। जब हमारा संविधान बना तो उससे पहले ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया बोल के आदिवासी समुदाय जहाँ पे बसे हैं वहाँ पे उनको स्पेशल कैटेगरी के रूप में उनका शासन चला भी। और जब हम लोगों का 50 में जब हमारा संविधान बने उस समय में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया को, जैसा कि जहाँ जिसके अंतर्गत झारखंड भी आता है, उनको 5th शेड्यूल में या 5वीं अनुसूची के तहत लाया गया। अगर आप यह देखेंगे कि स्टेट यानी राज्य किन लोगों को संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर रहा है तो एक पैटर्न नजर आएगा। ये वो लोग हैं जो हर सरकार में राज्य की नाइंसाफी के खिलाफ काम करते हैं, आवाज उठाते हैं। आप जानते हैं कि भारत की जेलों में बिना ट्रायल के लाखों की संख्या में कैदी वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं। क्या इनकी बात करना कोई गुनाह है?
लेकिन स्टेट यानी राज्य ऐसे लोगों को नजर में रखता है। वो काम आते हैं राज्य के शत्रु के रूप में जेल में बंद कर देने के लिए। इसलिए फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की बात तो है ही, उन सवालों की भी बात है जिनके लिए कोई सुधा भारद्वाज या कोई फादर स्टैन स्वामी काम करते हैं। 2010 में फादर स्टैन स्वामी ने एक किताब लिखी, रिपोर्ट बनाई, बंद कैदियों का सच। उन्होंने कोर्ट में कई साल फर्जी आरोपों के तहत जेलों में बंद 3000 आदिवासी नौजवानों की रिहाई की आवाज उठाई थी। स्टैन स्वामी यही मांग करते थे कि अंडर ट्रायल को रिहा किया जाए, तेजी से मामलों की सुनवाई हो, न्यायिक आयोग जांच करे कि ट्रायल पूरी होने में देरी क्यों लगती है। आप देखेंगे कि ऐसे काम की पृष्ठभूमि वाले लोग कितनी आसानी से आतंक से लेकर देश के विरुद्ध जंग छेड़ने के आरोपी बना दिए जाते हैं। चूंकि ये संख्या में थोड़े होते हैं और हमेशा राज्य की नाइंसाफी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए इन्हें राज्य का शत्रु घोषित करना आसान हो जाता है। मीडिया बहुत आसानी से राज्य की इन घोषणाओं पर यकीन करता है। आप सिर्फ फादर स्टैन स्वामी को ही नहीं जान रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों को भी जान रहे हैं जो दिल्ली से दूर घट रहे होते हैं। फादर स्टैन स्वामी ने अपनी किताब बंद कैदियों के सच में लिखा है कि 97% मामलों में गिरफ्तार लोगों की आमदनी 5000 भी नहीं होती है, वकील तक नहीं रख सकते। 98% को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। इनकी रिहाई के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसकी गतिविधियों पर एनआईए की चार्जशीट में सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया में सिर्फ 14 ऐसे देश हैं जहां अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनमें विश्व गुरु भारत भी एक है। भारत में 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल हैं। पिछले 17 वर्षों का औसत देखिए तो इनमें से 64% अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी हैं। 21.5% मुसलमान हैं। श्री हरि पालियत ने इंडिया स्पेंड में इस पर विस्तार से रिपोर्ट फाइल की है। जो अंडर ट्रायल बिजनेस में आधे से ज़्यादा लोग फंसे होते हैं वो माइनॉरिटीज़ सेक्शन को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करते हैं। और माइनॉरिटी सेक्शन को बिलोंग करने के साथ साथ वो गरीब है। गरीब होने की वजह से वो बेल फाइल नहीं कर पाते हैं, लॉयर्स को फीस नहीं दे पाते हैं। और मान लो DLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या अदर लीगल सर्विस अथॉरिटी के चलते उनको लॉयर्स मिल भी गया, बेल हो भी गई, तो भी उनके पास श्योरिटी अमाउंट देने के लिए पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे लंबे समय तक जेल में ही रहते हैं एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर। सो द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं वो बढ़ रहा है, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड एंड द रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स। अंडर ट्रायल के लिए काम करना सरकार को चुनौती देना होता है ना कमाल? फादर स्टैन ने लिखा है कि इसलिए उन पर कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते रहे हैं। पर क्या अंडर ट्रायल के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? इनके लिए जो काम करेगा वो किसी भी सरकार के लिए संदिग्ध हो जाएगा। जय प्रभु जय जय यीशु, जय प्रभु जय जय यीशु, जय प्रभु जय